गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अकाउंट पार्ट 1 पूरा कर चुके हैं और अकाउंट पार्ट 2 में भी सिर्फ हमारा 2 ही लेसन बाकी है, वार्षिक हिसाब और गैर व्यापारिक संस्था के हिसाब, जिसमें से वार्षिक हिसाब जो है वो एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। उसके सभी सवालों का वीडियो जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं धीरे धीरे रखूँगा। स्टेटिस्टिक्स में हमारा बहुत ही कम चैप्टर हुआ है, लेकिन उसमें भी अब धीरे धीरे हम आगे करते जाएंगे। स्टेटिस्टिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 1, 3 और 4 हो चुका है। सबसे पहले मैंने उसमें आपको पार्ट 3 केंद्रीय स्थिति के माप, फिर पार्ट 1 सूचनाओं का एकत्रीकरण जो थियरी से बेस्ड चैप्टर है, और पार्ट 4 अपकिरण के माप या अपकिरण, ये 3 चैप्टर मैंने पूरा करवा दिया है। आज हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर 5। महत्वपूर्ण इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि वो सेक्शन F यानी 5-5 नंबर के क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। इसमें से थियरी भी पूछी जाती है और यही एक चैप्टर ऐसा है स्टेट में जिसमें से लगभग कुछ भी कम नहीं हुआ है। ये जो कोविड की वजह से जो 30% सिलेबस कम हुआ है, लेकिन इस चैप्टर में से आपको कुछ भी कम नहीं हुआ, आपको पूरा पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पाठ का नाम है दोस्तों पार्ट 5 आवृत्ति वितरण की विषमता। आज पूरा थियरी का टॉपिक है कि विषमता क्या होता है, उसके अर्थ के बारे में, उसके लक्षण के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले विषमता की बात करें, पाठ का नाम है आवृत्ति वितरण की विषमता। तो विषमता किसे कहते हैं? तो सममितता के अभाव वाले आवृत्ति वितरण को विषम आवृत्ति वितरण कहते हैं। सममितता के अभाव वाले आवृत्ति वितरण को हम क्या कहते हैं? विषम आवृत्ति वितरण। तो यहाँ पे एक टॉपिक आपने ध्यान से देखेंगे आप, तो एक वर्ड है सममितता। तो अब ये सममितता क्या है उसको समझने के लिए पहले विषमता को हमें बाद में देखना होगा। पहले हमें सममित आवृत्ति वितरण के बारे में जानना होगा कि भाई ये सममितता या सममित आवृत्ति वितरण क्या है। तो चलिए पहले हम वो देख लेते हैं। तो सममित आवृत्ति वितरण का अर्थ, जिस समष्टि के अवलोकन भूयिष्ठक मूल्य के दोनों ओर समान रूप से वितरित हुए हो, ऐसे आवृत्ति वितरण को हम सममित आवृत्ति वितरण कहते हैं। जिस आवृत्ति वितरण में भूयिष्ठक के दोनों और समान अंतर पे आए हुए अवलोकन की जो आवृत्ति है वो समान हो, उस आवृत्ति वितरण को हम सममित आवृत्ति वितरण कहते हैं और उसमें सममितता है ऐसा माना जाएगा। जिसकी आप आकृति देख सकते हैं, तो इसमें माध्य, मध्यिका और भूयिष्ठक का मूल्य समान होता है सममित आवृत्ति वितरण में। तो ये रहा, ये बीच वाली लाइन है, यही माध्य वाली लाइन है, यही मध्यिका है और यही भूयिष्ठक है। इससे समान अंतर पर, यानी इससे मैं अगर इतने अंतर पे यहाँ पे लाइन खींचूँ और यहाँ पे लाइन खींचूँ, तो दोनों अवलोकन की जो आवृत्ति है, दोनों अवलोकन का जो मूल्य है वो क्या होगा? समान होगा। तो क्या बताया गया है कि जिस समष्टि के अवलोकन भूयिष्ठक मूल्य के दोनों ओर समान रूप से वितरित हुए हैं, यानी समान रूप से बटे हुए हो, यानी इस तरफ का क्षेत्रफल भी समान हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्षेत्रफल समान हो, ऐसे आवृत्ति वितरण को सममित आवृत्ति वितरण कहते हैं। उसके बाद सममित आवृत्ति वितरण के कुछ लक्षण हैं। अगर आप अर्थ से नहीं समझ सकते तो लक्षण अगर आप जान जाएंगे तो आप आसानी से सममित आवृत्ति वितरण को समझ जाएंगे। तो पहला लक्षण है कि इसमें यानी सममित आवृत्ति वितरण में माध्य, मध्यिका और भूयिष्ठक तीनों के मूल्य समान होते हैं। जितना माध्य होता है उतना ही मध्यिका होता है और उतना ही भूयिष्ठक होता है। शॉर्ट क्वेश्चन में ये सब लक्षण बहुत काम आएंगे, थियरी के रूप में भी काम आ सकते हैं। सममित आवृत्ति वितरण का अर्थ और लक्षण लिखिए, 3 नंबर के लिए आपको पूछा जा सकता है। और शॉर्ट क्वेश्चन में भी यानी सेक्शन बी और सी में भी इसका बहुत उपयोग है। सममित आवृत्ति वितरण में माध्य, मध्यिका और भूयिष्ठक के मूल्य समान होते हैं। अगर संकेत में कहा जाए तो x बार बराबर m बराबर mo, x बार बराबर m बराबर mo, जहाँ पे माध्य को हमने x बार कहा है, मध्यिका को m कहा है और भूयिष्ठक को mo कहा है। उसके बाद तृतीय चतुर्थक से मध्यिका का अंतर और मध्यिका से प्रथम चतुर्थक का अंतर समान होता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया है, लेकिन आपको समझने में आसानी होगी इसलिए मैंने कहा है, याद रखने में भी आसानी होगी। Q3 यानी क्या होता है दोस्तों? तृतीय चतुर्थक। हमने पार्ट 3 में भी चतुर्थक सीखा है, पार्ट 4 में भी सीखा है। तो तृतीय चतुर्थक से मध्यिका का अंतर और मध्यिका से प्रथम चतुर्थक का अंतर मतलब डिफरेंस कैसा होता है? तो समान होता है। मैंने लिखा है इक्वल। Q3 माइनस m इक्वल टू m माइनस Q1, यानी Q3 में से m घटाने पर वही आंसर आएगा जो आंसर m में से Q1 घटाने पे आएगा। अब आकृति में देखेंगे तो आपको ख्याल आएगा कि ये रहा Q1, ये रहा m, तो इससे m की दूरी, Q1 से m की दूरी और m से Q3 की दूरी, दोनों दूरी समान होगी। आकृति और परफेक्ट बनाएंगे तो आपको और परफेक्ट दिखाई देगा। ऐसे अभी हमने हाथ से बनाया है तो हो सकता है थोड़ा 19-20 हो, लेकिन बुक में देखेंगे या परफेक्ट आकृति बनाएंगे तो और परफेक्ट लगेगा। लगभग परफेक्ट ही है। क्या बताया गया? फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि Q3 से m का दूरी, Q3 को हिंदी में क्या बोलते हैं? तृतीय चतुर्थक। तृतीय चतुर्थक से मध्यिका का अंतर और मध्यिका से प्रथम चतुर्थक का अंतर कैसा होता है? समान होता है। किसमें? सममित आवृत्ति वितरण में। अगर समान होगा तो क्या कहलाएगा? सममित आवृत्ति वितरण कहलाएगा।
तीसरा, इसका वक्र संपूर्ण घंटाकार स्वरूप का होता है। संपूर्ण घंटाकार का स्वरूप का मतलब पूरा घंटा आकार, जिस तरह से आप मंदिर में घंटा देखते हो उस आकार का होता है, बराबर। उसकी कोई परिधि या कोई त्रिज्या नहीं निकाल सकते। हर जगह से अवलोकन अगर मैं लाइन खींचूंगा तो सबका मूल्य अलग अलग होगा, कोई सेम नहीं होगा। मैं कहीं पर भी लाइन खींचूंगा, कोई भी लाइन एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। तो इसका वक्र जो होता है वो संपूर्ण घंटाकार वक्र का होता है। उसके बाद चौथा, भूइष्टक के दोनों ओर समान अंतर पर आए हुए अवलोकन की आवृत्ति समान होती है। हम पहले भी उसके अर्थ में सीख चुके हैं कि दोनों ओर समान अंतर पर आए हुए जो अवलोकन है उनका मूल्य कैसा होगा, समान होगा। यानी इससे, ये मेन लाइन है, बीच वाली लाइन, इससे मैं समान दूरी पर अगर इस तरफ लाइन खींचूँ लेफ्ट साइड पे और उतनी ही दूरी पर राइट साइड पे लाइन खींचूँ तो दोनों का जो ऊंचाई है या दोनों का जो आवृत्ति है वो कैसा होगा, समान होगा। उसके बाद अब आते हैं हम विषमता के अर्थ पर कि विषमता क्या है। अब आप थोड़ा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि विषमता क्या है। तो सममितता के अभाव, यानी जिस आवृत्ति वितरण में सममितता नहीं देखने को मिलेगी। अभी सममितता क्या होता है वो हमने सीख लिया है कि जिसमें माध्य मध्यिका भूइष्टक के मूल्य समान होते हैं, जिसका वक्र संपूर्ण घंटाकार स्वरूप का होता है, जिसमें तृतीय चतुर्थक से मध्यिका और मध्यिका से प्रथम चतुर्थक का अंतर समान होता है, जिसमें भूइष्टक के दोनों ओर आए हुए अवलोकन की आवृत्ति समान होती है। ऐसे चीज़ों का अभाव हो, ऐसा चीज़ देखने को न मिले, यानी वक्र संपूर्ण घंटाकार न हो, माध्य मध्यिका और भूइष्टक के मूल्य समान न हो, तो ऐसे आवृत्ति वितरण को क्या कहते हैं, विषम आवृत्ति वितरण कहते हैं। और उस विषम आवृत्ति वितरण में जो सममितता का जो अभाव है उसी अभाव को हम कहते हैं विषमता। सममितता का जो अभाव देखने को मिल रहा है, सममितता नहीं देखने को मिल रही, उसे को हम क्या कहते हैं, विषमता कहते हैं। जिस तरह से सामान्य भाषा में कहूँ कि जो विद्यार्थी प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या बोलते हैं, वो अब्सेंट है। उसी को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं कि वो प्रेजेंट नहीं है। तो उसी तरह से सममित आवृत्ति वितरण के बारे में आपको बता दिया गया है। और जिसमें सममित आवृत्ति वितरण नहीं देखने को मिलेगा वो क्या कहलाएगा, विषमता कहलाएगा। विषमता की अलग से कोई परिभाषा नहीं है, ठीक है। सममित आवृत्ति वितरण की परिभाषा है। और उसके बाद आपको ये याद रखना है कि जिस आवृत्ति वितरण में सममित आवृत्ति वितरण के लक्षण या सममितता देखने को नहीं मिलती, ऐसे आवृत्ति वितरण को हम विषम आवृत्ति वितरण कहते हैं। और आसान तरीके से याद रखना है तब ऐसा भी याद रख सकते हैं कि जिस आवृत्ति वितरण में सममित आवृत्ति वितरण के लक्षण देखने को नहीं मिलते, ऐसे आवृत्ति वितरण को हम विषम आवृत्ति वितरण कहते हैं। और उसमें सममितता का जो अभाव होता है उसी को हम विषमता कहते हैं। उसके आगे का टॉपिक है विषमता के प्रकार। विषमता के दो प्रकार है, धन विषमता, ऋण विषमता। जो पुरानी बुक थी उसमें 3 प्रकार बताए जाते थे, धन विषमता, ऋण विषमता और शून्य विषमता। लेकिन शून्य विषमता को ही हम सममित आवृत्ति वितरण कहते हैं, जिसमें पॉजिटिव भी ना हो निगेटिव भी ना हो, तो वो सममित आवृत्ति वितरण कहलाएगा। इसके लिए उसको प्रकार से अलग कर दिया गया है। प्रकार 2 ही बताया गया है, धन विषमता और ऋण विषमता, पॉजिटिव और निगेटिव। अब धन विषमता कहते किसे है, तो जिस आवृत्ति वितरण का आवृत्ति वक्र दाईं ओर का सिरा ज़्यादा खींचा होता है, दाईं ओर का सिरा क्या होता है, खींचा हुआ होता है, उस आवृत्ति वितरण को धन विषमता कहते हैं। और ठीक उसका उल्टा, जिस आवृत्ति वितरण का आवृत्ति वक्र बाईं ओर का सिरा अधिक खींचा होता है उसे हम उस आवृत्ति वितरण में ऋण विषमता है ऐसा माना जाएगा। जिसका आवृत्ति वक्र दाईं ओर खींचा होगा उसमें कौन सी विषमता है, धन विषमता। और जिस आवृत्ति वितरण का वक्र बाईं ओर खींचा हुआ है उसमें ऋण विषमता है ऐसा माना जाएगा। अब उनके भी लक्षण लिख दिए हैं, मैंने आकृति बना दिया है, वो आकृति आप बुक से थोड़ा मैच कर लीजिएगा। लक्षण में पहला है कि इसमें माध्य मध्यिका और भूइष्टक का मूल्य उतरते क्रम में होता है। धन विषमता में माध्य मध्यिका और भूइष्टक का मूल्य उतरते क्रम में होता है। उतरते क्रम मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। यानी सबसे बड़ा क्या होता है, माध्य, उससे छोटा क्या होता है, मध्यिका, और सबसे छोटा क्या होता है, भूइष्टक। दोनों को साथ में आप पढ़ते रहेंगे तो आपको याद रहेगा। ये याद कर लिया है तो उसका ठीक उल्टा वो है। इसमें माध्य मध्यिका और भूइष्टक के मूल्य चढ़ते क्रम में होते हैं। यानी सबसे छोटा होता है माध्य, फिर मध्यिका और सबसे बड़ा होता है भूइष्टक। इसमें सबसे छोटा भूइष्टक है, इसमें सबसे बड़ा भूइष्टक, इसमें सबसे बड़ा मध्यक है और इसमें सबसे छोटा मध्यक है। तो इसमें माध्य मध्यिका और भूइष्टक के मूल्य उतरते क्रम में होते हैं और उसमें माध्य मध्यिका और भूइष्टक के मूल्य चढ़ते क्रम में होते हैं। दोनों देखने से आपको सेम लग रहा है लेकिन सेम बिल्कुल नहीं है। दोनों का चिन्ह ध्यान से देखिए, अलग अलग दिखाई देगा आपको। दूसरा है, इसमें Q3 से मध्यिका का अंतर, Q3 यानी तृतीय चतुर्थक से मध्यिका का अंतर मध्यिका से प्रथम चतुर्थक के अंतर से बड़ा होता है। तृतीय चतुर्थक से मध्यिका का अंतर यानी Q3 माइनस M ये बड़ा होता है M माइनस Q1 से, यानी मध्यिका से प्रथम चतुर्थक का जो अंतर है उससे अधिक होता है। यहाँ पे क्या हो रहा था, बराबर। यहाँ पे क्या हो रहा है, Q3 माइनस M जो है वो बड़ा है M माइनस Q1 से, और यहाँ पे ठीक उसका उल्टा Q3 माइनस M क्या होगा, छोटा होगा M माइनस Q1 से। लेकिन हिंदी में कहे तो तृतीय चतुर्थक से मध्यिका का अंतर यह छोटा होता है मध्यिका से प्रथम चतुर्थक के अंतर को। यह अंतर कहाँ है, तो ये रहा,
Q3 माइनस एम, यानी Q3 कहाँ है, ये रहा Q3 से m, ये दूरी किससे बड़ी होगी, तो Q1 से m, इससे बड़ी है, देख सकते हैं इससे बड़ा लाइन आपको ये दिखाई देगा, और इसमें ठीक उल्टा हो रहा होगा ऋण विषमता में। तीसरा, इसका वक्र जो है वो दाईं ओर खिंचा हुआ होता है, ये देख सकते हैं आप, इसका वक्र दाईं ओर खिंचा होता है राइट साइड पे, और इसका जो वक्र है वो बाईं ओर खिंचा होता है, ठीक है। और आज का लास्ट टॉपिक है विषमता प्राप्त करने की विधि। ये जो धन विषमता है या ऋण विषमता, उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम जान सकते हैं कि जो आवृत्ति वितरण दिया हुआ है उसमें धन विषमता है कि ऋण विषमता है कि सम्मित है वो, यानी शून्य विषमता है। तो उसके लिए दो अलग अलग विधि है, दो गणितकारों ने दो विधि दी है। एक पहली विधि है कार्ल पियर्सन की विधि, और दूसरी विधि है बाउली की विधि। जो कार्ल पियर्सन की विधि है दोस्तों, वो आपको स्वाध्याय 5.1 के प्रश्नों को हल करने में काम आएगा, और जो बाउली की विधि है वो स्वाध्याय 5.2 के प्रश्नों को हल करने में काम आएगा। तो इस तरह से आज हमने क्या क्या सीख लिया दोस्तों, तो आज हमारे पाठ का नाम है आवृत्ति वितरण की विषमता। तो विषमता का जब हम अर्थ सीखने गए तो हमें याद आया कि भाई सम्मित आवृत्ति वितरण के अभाव को ही विषम आवृत्ति वितरण कहते हैं। तो उसके लिए जरूरी क्या था, सम्मितता को सीखना, सम्मित आवृत्ति वितरण किसे कहते हैं वो सीखना। तो हमने सम्मित आवृत्ति वितरण का अर्थ, उसके लक्षण, उसका वक्र, सम्मित आवृत्ति वितरण का अर्थ, सम्मित आवृत्ति वितरण के लक्षण और सम्मित आवृत्ति वितरण का वक्र को समझा। उसके बाद विषमता का अर्थ, विषमता के दोनों प्रकार, धन विषमता और ऋण विषमता, धन विषमता के लक्षण और उसका वक्र, ऋण विषमता का अर्थ, लक्षण और उसका वक्र, और फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में विषमता प्राप्त करने की विधि। विषमता प्राप्त करने की दो विधि है, धन विषमता और ऋण विषमता, बराबर, और सॉरी, विषमता प्राप्त करने की जो दो विधि है वो कार्ल पियर्सन की विधि है एक, और एक है बाउली की विधि, जिसकी सहायता से हम धन या ऋण जो भी विषमता होगी वो प्राप्त कर सकते हैं। कार्ल पियर्सन की जो विधि है वो हमें स्वाध्याय 5.1 के प्रश्नों को हल करने में उपयोगी बनेगा, और जो बाउली की विधि है वो स्वाध्याय 5.2 के प्रश्नों को हल करने में उपयोगी बनेगा। तो अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग कार्ल पियर्सन की विधि से विषमता और विषमतांक कैसे प्राप्त करते हैं उसका सूत्र सीखेंगे, और स्वाध्याय 5.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।